हमारे सामने बीपीएससी परीक्षा को ध्यान में रखकर तैयार की गई एक बहुत ही विस्तृत अध्ययन सामग्री है जो आंकड़ों और तथ्यों से भरी हुई है। लेकिन ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये भारत की ज़मीन, पानी, हमारी मेहनत और हमारे खाने की थाली की कहानी कहते हैं। तो आज हमारा मिशन है इन आंकड़ों के पीछे छिपे मतलब को समझना। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भारत की कृषि एक ही समय में एक चमत्कार और एक बहुत बड़ी चुनौती क्यों है। चलिए इस दिलचस्प कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो कहानी शुरू होती है ज़मीन से। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है लगभग 328.74 मिलियन हेक्टेयर। ये बहुत बड़ा है, लेकिन जिस ज़मीन के आंकड़े हमारे पास हैं वो है 306 मिलियन हेक्टेयर। पर इन स्रोतों में एक आंकड़ा है जो मुझे सच में चौंका गया। 187 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन निम्नीकृत या डिग्रेडेड है। एक मिनट, 187 मिलियन हेक्टेयर, ये तो पूरे फ्रांस, जर्मनी और स्पेन को मिलाने से भी ज्यादा बड़ा क्षेत्र है। यह आंकड़ा तो सच में डराने वाला है। इसका मतलब क्या है? क्या ये जमीन पूरी तरह बंजर हो चुकी है? ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। निम्नीकृत भूमि का मतलब है कि उस जमीन ने अपनी जो प्राकृतिक उत्पादकता है वो काफी हद तक खो दी है। ये बंजर नहीं हुई है, लेकिन उसकी सेहत बहुत खराब है, जैसे मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी, खारापन या मिट्टी का कटाव। ये हमारी खाद्य सुरक्षा के लिए एक धीमी गति से बढ़ता हुआ खतरा है। तो इसी खराब होती जमीन पर हम ज्यादा से ज्यादा फसलें उगाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने यहाँ फसल गहनता या क्रॉपिंग इंटेंसिटी का जिक्र देखा, जो 151% से ज्यादा है। क्या ये एक अच्छी बात है या जमीन पर बढ़ते दबाव का संकेत? देखिए, ये दोनों है। फसल गहनता का सीधा मतलब है कि हम एक ही खेत पर एक साल में औसतन 1.5 फसलें उगा रहे हैं। ये हमारी कृषि की कुशलता को दिखाता है कि हम कम जमीन पर ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू यही है कि इससे जमीन को आराम करने और अपनी खोई हुई ताकत वापस पाने का मौका नहीं मिलता, जिससे निम्नीकरण की समस्या और बढ़ जाती है। ये तो एक दुष्चक्र जैसा लगता है। इसी से जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट है सकल यानी ग्रॉस और शुद्ध यानी नेट क्षेत्र का। स्रोत बताते हैं कि शुद्ध फसली क्षेत्र लगभग 140 मिलियन हेक्टेयर है, लेकिन सकल फसली क्षेत्र 211 मिलियन हेक्टेयर से ज्यादा है। इसे आसान भाषा में कैसे समझें? इसे ऐसे सोचिए कि शुद्ध क्षेत्र आपका असल खेत है, यानी भारत के पास खेती के लिए मौजूद कुल जमीन, जो 140 मिलियन हेक्टेयर है। अब अगर आप उस एक खेत पर साल में 2 फसलें उगाते हैं, जैसे पहले धान और फिर गेहूं, तो आपका सकल क्षेत्र 2 गुना यानी 2 हेक्टेयर गिना जाएगा। इन दोनों के बीच का जो बड़ा अंतर है, लगभग 71 मिलियन हेक्टेयर, वही हमारी उच्च फसल गहनता को दिखाता है। अच्छा, यह बताता है कि हम एक ही जमीन से कितना निचोड़ रहे हैं। यही बात सिंचाई पर भी लागू होती है। शुद्ध संचित क्षेत्र 75 मिलियन हेक्टेयर है, जबकि सकल 112 मिलियन हेक्टेयर है। तो हमने देखा कि हमारी जमीन पर कितना दबाव है। लेकिन कहानी का एक और अहम हिस्सा है जंगल, जो न सिर्फ पारिस्थितिकी बल्कि हमारी कृषि के लिए जरूरी मानसून को भी प्रभावित करते हैं। देखते हैं इस मोर्चे पर हम कहाँ खड़े हैं। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार हमारा कुल वन क्षेत्र 80.9 मिलियन हेक्टेयर है, जो हमारे कुल क्षेत्रफल का करीब 21.71% है। और यहीं पर चुनौती साफ दिखती है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के स्वस्थ पारिस्थितिकी संतुलन के लिए कम से कम 33% हिस्से पर जंगल होना चाहिए। हम इस लक्ष्य से अभी भी बहुत दूर हैं। हाँ, काफी दूर है। और ये सिर्फ पेड़ों का सवाल नहीं है। ये पानी की उपलब्धता, मिट्टी के कटाव को रोकने और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ हमारी लड़ाई से सीधे तौर पर जुड़ा है। और जब हम राज्यों को देखते हैं तो तस्वीर और भी दिलचस्प हो जाती है। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज्यादा जंगल मध्य प्रदेश में है, जो समझ आता है क्योंकि राज्य बहुत बड़ा है। लेकिन मुझे ये बात हैरान करती है कि प्रतिशत के हिसाब से मिजोरम सबसे आगे है, जहां 85% से ज्यादा जमीन पर जंगल हैं। बिल्कुल। और दूसरी तरफ हरियाणा जैसा राज्य है, जहां सिर्फ 3.63% वन क्षेत्र है। ये दिखाता है कि भारत में विकास और पर्यावरण के बीच का संतुलन कितना अलग-अलग है। बीपीएससी जैसी परीक्षाओं के लिए यह अंतर समझना बहुत जरूरी है। क्षेत्रफल में कौन आगे है? मध्य प्रदेश। और प्रतिशत में कौन? मिजोरम। सही बात है। जंगलों से ही जुड़ा है हमारा अगला विषय, पानी। भारत में औसत वार्षिक वर्षा 1194 मिलीमीटर है, जो विश्व के औसत से बेहतर है। फिर भी हम पानी की कमी की बातें क्यों सुनते हैं? क्योंकि बारिश होना एक बात है और उस पानी का सही प्रबंधन और उपयोग करना बिल्कुल दूसरी। हमारे यहाँ बारिश कुछ ही महीनों में होती है और उसका वितरण भी असमान है। इसीलिए सिंचाई इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है।
और जब हम सिंचाई के स्रोतों को देखते हैं तो एक वरिंग ट्रेंड सामने आता है। लगभग 48.5% सिंचाई नलकूपों यानी ट्यूबवेल से होती है। लेकिन क्या ये एक अच्छी खबर है? नलकूप तो निजी होते हैं और आसानी से लग जाते हैं, पर मैंने पढ़ा है कि पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में इसी वजह से भूजल स्तर खतरनाक रूप से नीचे जा रहा है। तो क्या ये एक अस्थायी समाधान है जो लंबी अवधि में एक बड़ी समस्या पैदा कर रहा है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही आज की भारतीय कृषि का सबसे बड़ा विरोधाभास है। नलकूपों ने हमें खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया, लेकिन इसकी कीमत हम अपने भूजल भंडार को खत्म करके चुका रहे हैं। ये एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है जिसका बिल भविष्य की पीढ़ियों को चुकाना होगा। इसके बाद नहरों का नंबर आता है जो लगभग 30% है और वो ज्यादा टिकाऊ विकल्प है। और ये भी महत्वपूर्ण है कि गंगा बेसिन में सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्र है और पंजाब अपने खेती योग्य क्षेत्र का लगभग 93% सींचता है, जो देश में सबसे ज्यादा है। तो इस भूजल संकट का कोई समाधान है? हाँ, उम्मीद की किरण ने सूक्ष्म सिंचाई यानी माइक्रो इरिगेशन, ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम पानी की बर्बादी को बहुत कम कर देते हैं। इसमें महाराष्ट्र ड्रिप सिंचाई में और राजस्थान स्प्रिंकलर में अग्रणी है। ये एक सकारात्मक बदलाव है, लेकिन इसकी रफ्तार अभी बहुत धीमी है। ठीक है, तो हमने जमीन और पानी की बात कर ली। अब बात करते हैं उस ईंधन की जो हम इस सिस्टम में डाल रहे हैं, यानी उर्वरक और कीटनाशक। आंकड़े बताते हैं कि हमारी औसत उर्वरक खपत 137 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, पर असली कहानी एनपीके अनुपात में छिपी है। ये 7.7, 3.11 है। ये क्या बोला है? एनपीके को पौधों का दाल चावल सब्जी समझिए। नाइट्रोजन यानी एन जो यूरिया से मिलता है पौधों की बढ़त के लिए जरूरी है, ये चावल है। फास्फोरस पी जड़ों और फूलों के लिए है, ये दाल है। और पोटेशियम के पौधों की पूरी सेहत और बीमारियों से लड़ने की ताकत के लिए है, ये सब्जी है। एक स्वस्थ पौधे के लिए इन तीनों का संतुलन, जो आदर्श रूप से 4:1 होना चाहिए, बहुत जरूरी है। और हमारा अनुपात है 7.7, 3.11। इसका मतलब हम पौधों को सिर्फ चावल खिला रहे हैं, दाल सब्जी लगभग नहीं दे रहे। बिल्कुल, हम यूरिया का अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि वो सस्ता और आसानी से उपलब्ध है। इसका नतीजा ये है कि मिट्टी की सेहत बिगड़ रही है और लंबे समय में उसकी उत्पादकता घट रही है। ये एक ऐसा चक्र है जो किसान की लागत भी बढ़ाता है और पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाता है। अच्छा। और खपत में पुडुचेरी 1051 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और पंजाब 190 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जैसे राज्य बहुत आगे हैं, जबकि कुल मात्रा में सबसे ज्यादा उपयोग उत्तर प्रदेश करता है। और कीटनाशकों का क्या? यहाँ आंकड़ा 0.6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, जो ब्राजील जैसे देशों से तो बहुत कम है। हाँ, औसत उपयोग कम लगता है, लेकिन यहाँ भी कहानी में एक पेंच है। यह उपयोग कुछ खास फसलों पर बहुत ज्यादा केंद्रित है, खासकर कपास पर। देश में सबसे ज्यादा कीटनाशक महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश इस्तेमाल करते हैं, और यहीं पर हमें कृषि के अंधेरे पक्ष को भी याद करना चाहिए। आप भोपाल गैस त्रासदी की बात कर रही हैं? जी, 1984 की वो भयानक रात जब मिथाइल आइसोसाइनेट यानी MIC गैस का रिसाव हुआ था। वो गैस कार्बैरल नाम का कीटनाशक बनाने के लिए ही इस्तेमाल होती थी। ये हमें याद दिलाता है कि इन रसायनों से जुड़ा खतरा कितना बड़ा हो सकता है। सही बात है। इसी तरह 1962 में राहेल कार्सन की किताब साइलेंट स्प्रिंग ने पहली बार दुनिया को चेताया था कि कैसे कीटनाशक हमारे पर्यावरण को खामोशी से खत्म कर रहे हैं। सरकार अब ज्यादा सतर्क है और समय समय पर खतरनाक कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगाती है, जैसे हाल ही में मोनोक्रोटोफॉस पर लगाया गया। ये एक बहुत ही जरूरी संदर्भ है। तो इन सब जमीन, पानी और इनपुट्स के बाद चलिए देखते हैं कि हमारी पैदावार यानी हमारा उत्पादन कैसा है। 2022-23 में कुल खाद्यान्न उत्पादन 329.68 मिलियन टन रहा। ये आंकड़ा सुनने में बहुत बड़ा लगता है। क्या ये हमारी जरूरत के लिए काफी है? ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत आज अपनी विशाल आबादी को खिलाने के लिए पर्याप्त से ज्यादा अनाज पैदा कर रहा है। इसमें उत्तर प्रदेश पहले और मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है। अच्छा, अगर हम मुख्य फसलों को देखें तो चावल 135.75 मिलियन टन और गेहूं 110.55 मिलियन टन के साथ सबसे आगे हैं। गेहूं में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है और मोटे अनाज
जिन्हें अब श्री अन्न कहा जाता है, उसमें राजस्थान सबसे आगे है। और दालों और तिलहनों का क्या, जो प्रोटीन और तेल के लिए बहुत जरूरी है? यहाँ मध्य प्रदेश एक चैंपियन बनकर उभरता है। देश में दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश नंबर 1 है, जिसमें चना मुख्य फसल है। तिलहन में भी सोयाबीन के उत्पादन के कारण मध्य प्रदेश ही सबसे आगे है। यह हमारी पोषण सुरक्षा और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सरसों के उत्पादन में राजस्थान का दबदबा है। अनाज के अलावा नकदी फसलें भी हैं जो अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे गन्ना, जिसका उत्पादन लगभग 490 मिलियन टन है, और कपास। बिल्कुल, लेकिन अगर कोई एक क्षेत्र है जो भारतीय कृषि में चुपचाप एक क्रांति ले आया है, तो वो है बागवानी यानी हॉर्टिकल्चर। ये बात ज्यादातर लोगों को चौंकाती है कि 2021-22 में हमारा बागवानी उत्पादन जो 347 मिलियन टन था, वो हमारे कुल खाद्यान्न उत्पादन से ज्यादा था। क्या बात कर रहे हैं? हम जितना अनाज उगाते हैं उससे ज्यादा फल और सब्जियां उगा रहे हैं। ये तो कमाल है। जी हाँ, इसमें फलों में केला नंबर 1 और आम नंबर 2 पर है। और सब्जियों की बात करें तो एक आसान सा पदानुक्रम है जिसे परीक्षा के लिए याद रखा जा सकता है, POT। POT? हाँ, पोटैटो, अनियन, टोमेटो। आलू का उत्पादन सबसे ज्यादा, फिर प्याज और फिर टमाटर। ये एक ऐसा तथ्य है जो परीक्षा हॉल और सब्जी मंडी दोनों जगह काम आएगा। ये याद रखने का शानदार तरीका है। कृषि के साथ साथ इसका जुड़वा भाई है पशुपालन। दूध उत्पादन में तो हम दुनिया में नंबर 1 हैं। बिल्कुल, कुल दूध उत्पादन 230.58 मिलियन टन है और प्रति व्यक्ति उपलब्धता 459 ग्राम प्रतिदिन है, जो वैश्विक औसत से कहीं ज्यादा है। मांस उत्पादन में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है और ये जानना दिलचस्प है कि हमारे कुल मांस उत्पादन का 51% से ज्यादा हिस्सा मुर्गी पालन यानी पोल्ट्री से आता है। और दूसरे उत्पादों का क्या, जैसे अंडे, ऊन? अंडा उत्पादन में आंध्र प्रदेश अग्रणी है। ऊन की बात करें तो राजस्थान का कोई मुकाबला नहीं। देश का लगभग 48% ऊन वहीं से आता है। और शहद उत्पादन में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। ये दिखाता है कि हमारा पशुधन क्षेत्र कितना विविध और हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए कितना महत्वपूर्ण है। ये पूरी तस्वीर तो बहुत बड़ी और जटिल है। इसे चलाने के लिए जरूर कुछ बड़े संस्थान होंगे। स्रोतों में RBI, नाबार्ड, KVKs का जिक्र है। इनकी क्या भूमिका है? ये इस पूरे सिस्टम की रीढ़ हैं। अगर हम इनकी स्थापना का क्रम देखें तो एक कहानी दिखती है। RBI 1935 में उसने वित्तीय आधार दिया। फिर आज़ादी के बाद 1957 में मक्का पर पहला AICRP यानी ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू हुआ। अच्छा। इसने हमारी कृषि अनुसंधान की नींव रखी। 1980 में वन संरक्षण अधिनियम आया और फिर 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई, जो आज ग्रामीण और कृषि विकास के लिए सबसे बड़ी वित्तीय संस्था है। और ये KVKs क्या है? मैंने सुना है इनका नेटवर्क बहुत बड़ा है। KVKs यानी कृषि विज्ञान केंद्र, जमीनी स्तर पर काम करने वाले हमारे वैज्ञानिक हैं। ये यूनिवर्सिटी की लैब में हो रहे शोध को किसान के खेत तक पहुंचाते हैं। जनवरी 2024 तक देश में 731 KVKs थे, जिनमें सबसे ज्यादा 89 उत्तर प्रदेश में है। तो एक तरह से ये किसानों के सबसे अच्छे दोस्त हैं। बिल्कुल कह सकते हैं। और इन सभी प्रयासों का नतीजा ये है कि 2020-21 में हमारी GDP में कृषि का योगदान लगभग 20% था। कमाल है। इतनी सारी जानकारी को याद रखना वाकई एक चुनौती है। चलिए परीक्षा के दृष्टिकोण से एक त्वरित सारांश करते हैं कि कौन सा राज्य किसमें प्रथम है। जरूर, ये एक अच्छा तरीका है। तो मध्य प्रदेश दलहन, सोयाबीन और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा वन क्षेत्र। सही। राजस्थान भौगोलिक क्षेत्रफल में सबसे बड़ा, साथ ही मोटे अनाज, सरसों और ऊन में अग्रणी। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश कुल खाद्यान्न, गेहूं, दूध, मांस और शहद, इन सब में पहले स्थान पर। जी। और महाराष्ट्र ड्रिप सिंचाई और कीटनाशकों की सबसे ज्यादा खपत। बहुत बढ़िया। और इसके साथ 2 बड़ी चुनौतियों को हमेशा याद रखना चाहिए। पहला, 33% वन कवर का राष्ट्रीय लक्ष्य, जिसे हमें अभी हासिल करना है। और दूसरा, 187 मिलियन हेक्टेयर की निम्नीकृत भूमि की विशाल चुनौती, जिसे हमें हर हाल में निपटना है। तो आज हमने भारतीय कृषि के विशाल और विविध आंकड़ों के पीछे की कहानी को समझा। ये संख्याएं सिर्फ उत्पादन नहीं बताती, बल्कि ये भी दिखाती हैं कि कुछ राज्य कहाँ चैंपियन हैं और हमारी पूरी व्यवस्था किन दबावों से गुजार रही हैं। बिल्कुल। ये आंकड़े हमारी उपलब्धियों का जश्न मनाते हैं।
जैसे बागवानी और दूध उत्पादन में हमारी अभूतपूर्व सफलता, लेकिन साथ ही ये उर्वरक असंतुलन, घटते भूजल, भूमि क्षरण और वन आवरण की कमी जैसी गंभीर चेतावनियां भी देते हैं। यह एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मैं श्रोता के लिए एक विचार छोड़ना चाहती हूं। हमने देखा कि उत्पादन बढ़ाने की हमारी जरूरत लगातार बनी हुई है। दूसरी तरफ हमारे पर्यावरण और संसाधनों को बचाने की जरूरत अब पहले से कहीं ज्यादा तत्काल है। ऐसे में भारत भविष्य में उत्पादन की इस भूख और पर्यावरण की इस जरूरत के बीच संतुलन कैसे स्थापित करेगा? यह एक ऐसा सवाल है जो आने वाले दशकों में हमारी कृषि नीति और हर किसान के अभ्यास को आकार देगा। एक बेहतरीन और जरूरी सवाल। इसी के साथ आज की एक गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है।